हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट काफ़ी न्यूज़ में है। सबसे पहले बात करते हैं एनिमी कंट्री हम किसे बोल रहे हैं, जिनके साथ हम वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे पाकिस्तान और चाइना। इनके साथ हमारे वॉर हुए हैं तो एनिमी कंट्री हो गए। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है कि क्योंकि 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, तो पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ तो इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए थे। अब मान लिया किसी परिवार के कुछ लोग तो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग जो है इंडिया में ही रह गए। तो अब किसी प्रॉपर्टी का ओनर कोई एक इंडिविजुअल था और वो पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भारत सरकार एनिमी प्रॉपर्टी बोल रही है 1968, और इस प्रॉपर्टी का एक्विजिशन भारत सरकार कर लेती है 1968 एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। हालांकि उनके कुछ लीगल आयर जो इंडिया में ही हैं, इंडियन सिटीजन हैं, जो पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुए, कई बार वो क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम लीगल आयर हमें मिलनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार वो बोलती है कि एनिमी प्रॉपर्टी वो मतलब सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इसमें सरकार ने कुछ अमेंडमेंट करे 2017 में जो अमेंडमेंट थे, सरकार ने अपनी पावर्स बढ़ाई हैं, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में कई सारे लीगल आयर्स क्लेम कर रहे थे इंडिया में कि हम उनके लीगल आयर हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी है, दादा, वो पाकिस्तान जरूर शिफ्ट हो गए, लेकिन हम तो इंडियन है ना, हम उनके लीगल आयर हैं, वो प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट है कि एनिमी दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1968 आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। इट डिफाइंस एनिमी प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी बिगिंस टू हेल्ड एंड मैनेज्ड बाय एनिमी और एनिमी फर्म, तो ये भी करेक्ट है। 2017 अमेंडमेंट अलाउज द ट्रांसफर एनिमी प्रॉपर्टी टू लीगल हायर्स हु आर इंडियन सिटीजन। तो इसमें ये थर्ड वाला रॉन्ग है। क्यों? ये अलाउ नहीं करता उनके लीगल हायर्स को कि प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसमें 2017 का अमेंडमेंट तो है कि सरकार देगी ही नहीं उनको, तो यहाँ पर 2017 अमेंडमेंट डज नॉट अलाउ, ये होना चाहिए था कि डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी टू लीगल हायर्स हु आर इंडियन सिटीजन। तो ये इसलिए हमारा थर्ड वाला गलत हो जाता है। तो 1 और 2, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? ये बी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव करा है। इसमें समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। देखिए 2004 से पहले हमारे यहाँ पर ना ओल्ड पेंशन, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम मतलब कोई भी सरकारी नौकरी में है, 60 साल की एज में जब वो रिटायर होता है तो सरकार उसे पेंशन देती है। पेंशन बेसिकली कितनी बनती थी? 60 साल की उम्र में जो भी सैलरी रही होती है उसका 50% लगभग पेंशन बन जाती है। मतलब किसी की सैलरी अगर रिटायरमेंट में 60 साल की उम्र में 80,000 रुपये थी तो 40,000 की उसकी लगभग आधी पेंशन बन जाती है, 40,000 रुपये पेंशन। और ये 40,000 रुपये पेंशन उस इंडिविजुअल को सरकार जो है वो अपनी तरफ से दे रही है, अपने एंड से, मतलब सरकारी खजाने से दी जा रही है। ऐसा नहीं कि वो जो 40,000 रुपये है, ऐसा नहीं है कि वो 40,000 जो है पहले सरकार उनसे साल भर उनकी सैलरी से कट कर रही है, मतलब इंडिविजुअल की सैलरी से कट करके ही पेंशन नहीं दी जा रही, इसमें सरकार अपनी तरफ से पेंशन दे रही होती है। फिर होता है हमारा 2004 की बात आया एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें सरकार ने ये सोचा कि यार हम इतनी टेंशन क्यों पालें लोगों को पेंशन देने की, ठीक है, अपने खजाने से, क्योंकि सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जाता है, इतने सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, सरकारी खजाने से फिर उनको पेंशन दी जा रही है। तो सरकार ने सोचा एक नई पेंशन स्कीम लागू की जाए। इंडिविजुअल्स की जो सैलरी है, 60 साल की उम्र तक जो भी नौकरी करी है, उनकी सैलरी से ही कुछ बेसिक का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10% कटता रहेगा, उनके पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा, सरकार भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, और फिर 60 साल की उम्र तक जो भी पैसा उनकी न्यू पेंशन स्कीम में डाला जाएगा, और बेसिकली ये इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगी सरकार, और उसके बाद जो भी पैसा आता है 60 साल की उम्र के बाद लमसम, उसे एन्युटी में डिवाइड कर देंगे, उसी को से पेंशन वगैरह दी जाएगी इंडिविजुअल्स की। तो 2004 के बाद ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में, सभी डिपार्टमेंट्स में नहीं, जैसे डिफेंस में तो अभी पुराना ही चल रहा है, ठीक है, तो 2004 के बाद ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। इसके बाद जिसकी भी नौकरी लगी, ज़्यादातर विभागों में मैक्सिमम उसमें उन्हीं की सैलरी कट होती रहेगी रिटायरमेंट तक, उसी पैसे से उनको पेंशन दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग विरोध करने लगे कि नहीं, हमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, आंदोलन चलते रहे, पॉलिटिक्स होती रही। तो अब 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने एक ऑप्शन दिया है
यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, ये न्यू पेंशन स्कीम वालों के पास ऑप्शन है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तरफ जा सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार एक श्योरिटी दे रही है कि हम आपको आपके पिछले 12 महीने की जो सैलरी है, रिटायरमेंट वाली एज होती है 60 साल में, 59 to 60 ईयर्स, 12 महीने की जो एवरेज सैलरी है उसका 50% तो कम से कम पेंशन देंगे, उसका 50% तो कम से कम पेंशन देंगे। 12 मंथ्स की, लास्ट 12 मंथ का जो सैलरी ड्रॉन है, ठीक है, एक एश्योरेंस दे रही है, श्योरिटी दे रही है। क्योंकि लोगों का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम, ये तो शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है, शेयर मार्केट अगर उस समय नहीं चला या कुछ चला तो एक रिस्क है कि 60 साल की उम्र में उस हिसाब से पेंशन ना मिले लोगों को। तो इसलिए न्यू पेंशन स्कीम की डिमांड थी, तो भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करा 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इनके पास ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है कि अगर वो एनपीएस में रहना चाहे तो रह सकते हैं, और अगर यूपीएस में जाना है तो यूपीएस में चले जाओ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, ठीक है। तो ये एक सरकार ने लॉन्च करा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है ये स्कीम। हाँ, उसके बाद आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी IWT, ये 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी और वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करी थी। वर्ल्ड बैंक, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्योंकि जो नदियां हैं, 6 नदियां हैं मेनली, सबसे मेन नदी तो इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, फिर उसमें झेलम चेनाब वो ट्रिब्यूटरी हैं, सतलज रावी ब्यास वो भी ट्रिब्यूटरी हैं, तो ये टोटल 6 हो जाती हैं। मेन रिवर है इंडस, बाकी सब ट्रिब्यूटरी हैं उसकी। तो अब हिमालय से रिवर जब बह के जाती हैं, इंडिया हाई हिल एरिया है और फिर पाकिस्तान लो लाइंग एरिया है, तो पाकिस्तान में रिवर एंटर कर जाती है और फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी ना नदी में पानी के बंटवारे को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कैसे पानी का बंटवारा होगा, इसमें रिवर्स को 2 सिस्टम में बांट दिया गया। एक तो हमारी वेस्टर्न रिवर और एक ईस्टर्न रिवर। तो वेस्टर्न रिवर में हमारे पास इंडस, झेलम, चिनाब है, और इसमें सतलज, रावी, ब्यास। इसमें क्या है कि ये वाली जो वेस्टर्न रिवर है ये पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव यूज के लिए, और ईस्टर्न रिवर जो है ये इंडिया के एक्सक्लूसिव यूज के लिए बांट दी गई कि इसको इंडिया यूज करेगा, एक्सक्लूसिवली इंडिया पानी को कैसे भी यूज करे, और ये पाकिस्तान को। लेकिन बस क्योंकि इनका ओरिजिन जो है इंडस का तो खैर तिब्बत से है, फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर रही है, ठीक है। सतलज भी तिब्बत से है, फिर इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर रही है। तो इसमें जो रिवर का एक्सक्लूसिव व्यू है, पाकिस्तान को अधिकार तो दे दिए, लेकिन नॉन कंजम्पशन और डोमेस्टिक यूज के लिए इंडिया यहाँ पर डैम वगैरह बना सकता है। मतलब इंडिया पानी को कंज्यूम नहीं करेगा, कैनाल वगैरह नहीं खींचेगा, लेकिन झेलम, चिनाब, इनमें इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, क्योंकि डैम में तो क्या है कि ग्रेविटी है, पानी गिर रहा है, टरबाइन घूम रहा है और बिजली बन रही है, तो हम कंज्यूम नहीं कर रहे, हम तो केवल बिजली बना रहे हैं, तो उसके लिए यूज कर सकता है। लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाती है जब भी हम डैम बनाते हैं, तो पाकिस्तान बोलता है डैम से पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं, इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, इंडिया कंज्यूम नहीं कर सकता, तो एक कंट्रोवर्सी हो। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर करी थी, तो इसमें वेस्टर्न रिवर पूछ रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के पास है एक्सक्लूसिव यूज के लिए, तो बी इसका आंसर हो जाता है। 22 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार है, ए इसका आंसर है, ठीक है। फरवरी 2025 में ये अपॉइंट हुए ज्ञानेश कुमार, ये न्यूज में थे, ठीक है। और इनको अपॉइंट करने वाली जो कमेटी है वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन 3 लोगों की कमेटी इनका अपॉइंटमेंट करती है। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये रिसेंटली चेंज हुआ है, इससे पहले क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो उनको हटा दिया गया, कानून में थोड़े चेंजेस करे गए, भारत सरकार ने इन 3 लोगों को बना दिया गया कि ये 3 लोग अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ज्ञानेश कुमार। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23, ये डीप ओशियन मिशन है। डीप ओशियन मिशन क्या है? भारत सरकार का मिशन है डीप ओशियन मिशन। इसमें जो है 2021 से 26 के बीच में, 2021 से 26 के बीच में समुद्र में के अंदर, समुद्र के तल में, सी बेड में 6000 मीटर गहराई तक डेप्थ में जाने का प्लान है, जिसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा समुद्र के अंदर, ठीक है। तो ये एक मिशन है, ये डीप ओशियन मिशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशियन मिशन, और 2021 से 26 के बीच में भेजा जाएगा। उसके अलावा इसमें इंडियन ओशियन में भेजा जाना है, इसमें मिनरल या मेरीन जो है लाइफ उसको एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। तो
ये फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन है, तो A1 और 2 ये करेक्ट है, ये थर्ड वाला नहीं है, मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मिनरल्स वगैरह वो सब फाइंड करने के लिए है, तो 1 और 2, तो इसका A आंसर हो जाता है हमारे पास। हाँ 24। ग्रीन आइलैंड, ये दुनिया का बिगेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये अगर ज्योग्राफी में मैप में देखोगे तो ये डेनमार्क के कंट्रोल में रहता है, डेनमार्क का ओनरशिप है इसमें। ये अमेरिका है, कनाडा है, उसके ऊपर आप देखेंगे ज्योग्राफी में थोड़ा मैपिंग ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मैपिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है कनाडा के जस्ट ऊपर देखेंगे, बहुत बड़ा आइलैंड है, तो ग्रीन आइलैंड बोलते हैं उसे। तो डेनमार्क की ओनरशिप है उसके पास। और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जाहिर करी है कि हम इसे खरीद लेते हैं, ठीक है, कि हम परचेज करते हैं, हम पेमेंट लेंगे, डेनमार्क को ऑफर करा था, तो ये न्यूज़ में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्राइमरी गोल ऑफ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में क्या है, सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सभी घरों की, मतलब जो भी इस स्कीम को अडॉप्ट करता है, लोग अपने घर की छत में सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर एनर्जी से घर में हर महीने 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी सोलर एनर्जी के थ्रू। और फिर क्या होगा कि 300 यूनिट बिजली प्रोड्यूस होगी तो हमारा बिजली का बिल माफ हो जाएगा 300 यूनिट तक, ठीक है। 2 किलोवाट है इसमें, 3 किलोवाट का लगा सकते हैं। इसमें लगभग 1.25 लाख तक सरकार सब्सिडी दे रही है, तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, 75-80 हज़ार के करीब पड़ेगा। बाकी 1.25 लाख के करीब सब्सिडी है। 2 किलोवाट की बात करें तो लगभग 60% तक सब्सिडी मिल जाएगी, जो टोटल खर्चा है सोलर पैनल छत पे लगाने का। तो ये स्कीम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, क्योंकि उसके बाद 300 यूनिट तक बिजली का बिल जो है कम हो जाएगा, फ्री हो जाएगी बिजली, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बी हमारा इसका आंसर होगा, सिंपल सा है। टू प्रमोट यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू रूफटॉप सोलर, तो बी हमारा आंसर हो जाता है इसका। 26 में आते हैं, द मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये ऐसे बाउंड्री अगर हम डिवाइड करें, सबसे नॉर्थ की, ये नॉर्थ हो गया, सबसे नॉर्थ में हमारा आ जाता है ये मांडा JNK में, जो कि यहाँ पर सबसे नॉर्थ में, ठीक है, JNK में मांडा, इसका आंसर डी है हमारा। और सबसे अगर हम वेस्ट की बात करें ना, वेस्ट में, तो वेस्ट में ये जो ए ऑप्शन है, सुटका गेंडोर, सुटका गेंडोर, ये सबसे वेस्ट में आ जाता है। और सबसे यहां पर नीचे की बात करें तो दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, सुटका गेंडोर ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, ठीक है। मांडा JNK में है। और फिर इधर आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर यूपी में आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। हाँ, उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल प्रिपरेशन प्रेजेंट यूनियन बजट। तो अब हमें पता है कि यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, ये सारे के सारे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट है। तो बी इसका आंसर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ब्रेन माना जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो प्लानिंग वगैरह करता है कई चीज़ों को लेकर। तो बजट भी यही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर प्रिपेयर करता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तो जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, GST, इन सारी चीज़ों को देखता है, रेवेन्यू कलेक्शन जो है। फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे बैंक हो गए, RBI, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे रिलेटेड रेगुलेटर्स वगैरह, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज का मैनेजमेंट कैसे करना है वो सब है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर पैसे का बंटवारा करना, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट एज सच नहीं है कोई डिपार्टमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड इंटाइटी लॉकर प्लेटफॉर्म। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डी इसका आंसर है, ठीक है, इंटाइटी लॉकर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये होता क्या है इंटाइटी लॉकर प्लेटफॉर्म, जैसे आपने सुना होगा DG लॉकर, DG लॉकर, DG लॉकर इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जैसे हम लोगों के DG लॉकर में हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज या हमारे सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, DG लॉकर में हम सेव कर लेते हैं। गवर्नमेंट के डेटाबेस से डायरेक्टली लिंक है, हमारा डेटा उसमें आ जाता है DG लॉकर में, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट कई बार हमारे मिस हो जाए तो हमारे DG लॉकर में तो सेव है ही,
ठीक है, तो वो एक वैलिडिटी रहती है डिजी लॉकर में कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। सेम उसी तरीके से ये डिजी लॉकर तो इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे अलग अलग, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसके ट्रेडमार्क से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह पे रखे हुए हो, और रिलायंस ने मान लिया किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी लोन के लिए अप्लाई करा, ठीक है, ऑनलाइन, तो अब रिलायंस वो सारे कंपनी के कागज़ लेके जाएगा। बेहतर ये है कि रिलायंस कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो इंटाइटी लॉकर में हो। ये डिजी लॉकर की तरह है, लेकिन इंटाइटी लॉकर क्या है ना, इंटाइटी के लिए है, मतलब कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म्स के लिए, उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा, आरओसी वगैरह अलग अलग, तो कंपनी के डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट सब के सब इंटाइटी लॉकर में होंगे। उससे कंपनी अपना डेटे, अपने ये रजिस्ट्रेशन वाले पेपर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है, और वो जेन्युइन भी होंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। मैक्सिमम डेट, क्वेश्चन नंबर 29, सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये कन्याओं के लिए खुलता है। कोई भी, किसी भी घर में बेटी पैदा होती है तो जब उसके पैदा होने के बाद से 10 साल की उम्र के बीच में कभी भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है, और एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है उसके अकाउंट में। और ये पैसा उसे तब मिलेगा कन्या को जब बेटी 18 साल की हो जाएगी, तो 50% पैसा निकाल सकते हैं उसकी एजुकेशन के लिए, और 21 साल में पूरा पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें सरकार 8 साढ़े 8% जो भी इंटरेस्ट होगा, हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो प्रोवाइड करेगी। तो 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है हर साल कि इस साल 50,000 जमा करें, अगले साल 50,000 ही जमा करना है, अगले साल पैसा नहीं है तो 250 रुपये भी जमा कर सकते हो, मिनिमम 250 है। अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना पैसा है उतना ही जमा कर सकते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है 78% नाइट्रोजन होती है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की प्रॉपर्टी होती है हीट को ट्रैप करना, और पोल्यूशन की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की, इंडस्ट्रीज भी पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को, ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो हीट ट्रैप हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बन रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डी हमारा आंसर है। इनमें से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है? इसमें कैश क्रॉप पैडी ए नहीं है, कैश क्रॉप वो फूड क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप हम उन क्रॉप्स को बोलते हैं जिनकी खेती केवल मार्केट में बेचने के लिए की जाती है, उन कंजम्पशन के नहीं। पैडी मतलब चावल जो है उसका प्रोडक्शन हो सकता है लोग अपने कंजम्पशन के लिए करें कि भाई हम खुद चावल कंज्यूम करेंगे, लेकिन कभी तंबाकू की खेती किसान इसलिए नहीं करता कि मैं रोज तंबाकू खाऊंगा, इसलिए नहीं करता, ठीक है। शुगर केन, गन्ने की खेती किसान इसलिए नहीं करता कि मैं गन्ना खाऊंगा, मैं अपने लिए मार्केट में बेचने के लिए गन्ना उगाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे चाय पत्ती की खुद चाय पियेंगे उसलिए नहीं होता, तो इसलिए ये है हमारा आंसर। उसके अलावा 32 पैरामिलिट्री फोर्सेस सबसे पुरानी कौन सी है? आसाम राइफल्स है सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो 1835 में ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था, और ये मेनली ब्रिटिशर्स के ना चाय के बागान थे। नॉर्थ ईस्ट ना पूरा आसाम होता था, इतने हम स्टेट्स देख रहे हैं 7 स्टेट्स, तो वो नहीं थे, वो पूरा का पूरा आसाम होता था, और वहाँ पर चाय के बागान थे या ब्रिटिश सेटलमेंट्स होते थे। तो उनके चाय के बागान या सेटलमेंट्स के ऊपर कोई अटैक ना करे, बॉर्डर एरिया अलग अलग एरिया में, ठीक है, अलग अलग ट्राइबल्स, तो इसलिए उन्होंने आसाम राइफल बनाई थी वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए 1835 में। आज की डेट में आसाम राइफल्स जो है ड्यूअल कंट्रोल में रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आसाम राइफल इंडिया म्यांमार बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे बॉर्डर से BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है BSF। तो अलग अलग फोर्सेज अलग अलग चीज़ों के लिए है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंडिया चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। CRPF ये डिस्टर्ब्ड एरिया में रहता है, जैसे टेररिज्म या नेक्सलाइट होते हैं छत्तीसगढ़ में, JNK में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर CRPF वाले रहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर B हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33, PM जनमन स्कीम। PM जनमन स्कीम मेनली पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए, वो वाले ट्राइबल ग्रुप मतलब जो बहुत कम रह गए हैं अब और बहुत ज़्यादा वनरेबल है और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से बिल्कुल कट ऑफ है, तो उनके लिए पक्का मकान बनाने को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनको अलग अलग सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं देने को लेकर है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर है मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम, ये ट्राइबल कम्युनिटी, सी हमारा आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। नाविक की बात करें
नाविक हमारा नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसकी फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये ना इंडिया का जीपीएस है, नेविगेशन सैटेलाइट है इंडिया का जीपीएस। जीपीएस किसका सिस्टम है? यूएस का सिस्टम है, ठीक है। आपको पता ही होगा, गूगल मैप खोलते हैं, जीपीएस खोलते हैं, तो अब लोग हमें नेविगेट कर पाते हैं कहाँ से कितने किलोमीटर जाना है, कब रास्ता, कब मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, तो नेविगेशन के लिए काम आता है। यूएस की सैटेलाइट है, ठीक है, जीपीएस। तो अब प्री इंस्टॉल रहता है मोबाइल में, तो इसलिए हम जीपीएस यूज करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में नाविक हमारे मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड हो सकता है, जीपीएस के बदले हम नाविक यूज करें। तो नाविक हमारा खुद का सिस्टम है इंडिया का, तो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, बी, सॉरी ये सी होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी इसका आंसर है, ठीक है। नासा ने, ये इसरो ने इसे लॉन्च करा हुआ है, ठीक है। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं जो हमें नेविगेशन प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। तो ये भी काफी न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, तीस्ता रिवर अगर हम बात करें तो तीस्ता रिवर सिक्किम से निकलती है। ये डिस्प्यूट रहता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, सिक्किम से वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तीस्ता रिवर, और फिर बे ऑफ बंगाल में। तो ये इसका चैनल पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आया। ये डिस्प्यूट रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।